नमस्ते दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में डेली करंट अफेयर्स सीरीज से 5 जून 2024 के करंट अफेयर्स स्टडी करने वाले, जिसमें हम यहाँ लिखे गए टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको एक टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ भी मिलते रहेंगे। आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है, क्योंकि एंड में हम आज के टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिए और आपको जो भी आंसर सही लगते हैं उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करें। 5 जून 2024 की जो हमें पहली न्यूज़ देखने मिल रही है वो है अर्लीस्ट नोन गैलेक्सी। अब आप जानते हैं कि हम भी एक गैलेक्सी में रहते हैं, हम भी एक गैलेक्सी का हिस्सा हैं। हमारी जो यूनिवर्स है वो बहुत बड़ा है, उसमें काफ़ी सारी गैलेक्सीज है और ऐसी ही एक गैलेक्सी है जो बहुत पहले से हमें पता है हमारे गैलेक्सी के अलावा। तो ये इसके बारे में जानेंगे, बट आपको ये बता दूं कि ये जो पोर्शन इसका सिलेबस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जाता है, उसके अलावा ज्योग्राफी में भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए देखते हुआ क्या है। नासा का एक टेलीस्कोप है जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप GWST। उन्होंने स्पॉट किया है अर्लीस्ट नोन गैलेक्सी, एक ऐसी गैलेक्सी अब पता चल गई है, वो स्पॉट हो चुकी है जो हमें लग रहा था कि है, वन दैट इज सरप्राइजिंगली ब्राइट, हमसे भी ज़्यादा ब्राइट है, हमसे हमारे गैलेक्सी से भी ज़्यादा बड़ी गैलेक्सी है। और अगर देखा गया तो इसकी जो डिस्कवरी है ये इंटरनेशनल टीम ने की है, जो एस्ट्रोनॉमर्स की एक इंटरनेशनल टीम है, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की है और इन्होंने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया है गैलेक्सी को ऑब्जर्व करने के लिए। और ये जो प्रोग्राम था इसका नाम है एडवांस डीप एक्स्ट्रा गैलेक्टिक सर्वे जेड्स प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत, इस प्रोग्राम के अंतर्गत ये गैलेक्सी ढूंढी गई है। अब बैकग्राउंड की बात करें तो JWST यानी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है ये काफ़ी एक बड़े कॉस्मिक डिस्टेंसेस को कवर करता है, बहुत दूर तक की चीज़ें ये देख सकता है। और अगर हम देखें तो इसने गैलेक्सी को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व द गैलेक्सी, और ये गैलेक्सी जो मिली है वो एग्जिस्ट कर रही है 290 मिलियन ईयर्स से भी ज़्यादा पहले से, यानी जब से बिग बैंग इवेंट हुआ है, जब से बिग बैंग इवेंट हुआ तब से ये गैलेक्सी काम कर रही है। और यूनिवर्स अगर देखा गया तो 13.8 ईयर्स एगो हम कहेंगे रफली बनना शुरू हुआ और उसमें ये गैलेक्सी जो है ये 290 मिलियन ईयर्स पहले ये बनी है। तो ये अर्लीस्ट नोन गैलेक्सी है जो हमें अभी मिली है। सो अब आपको बता दूं कि हम इस गैलेक्सी के बारे में क्या जानते हैं या क्या जान पाए हैं। ये जो गैलेक्सी, इसका नाम रखा गया है जेड्स GSZ14O, ये नाम रखा गया। और ये कितनी बड़ी है तो ये 1700 लाइट ईयर्स बड़ी है। इतनी बड़ी गैलेक्सी, एक लाइट ईयर यानी हम कह सकते हैं कि जितना डिस्टेंस लाइट ट्रैवल कर सकता है एक साल में, उतना एक लाइट ईयर होता है। और अगर हम इसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट करें तो ये आ रहा है 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर्स। इतनी बड़ी गैलेक्सी है। गैलेक्सी का अगर मास देखा गया तो वो 500 मिलियन स्टार्स वहाँ पे आपको देखने मिलते हैं। जितना 500 मिलियन स्टार्स का मास होता है, वेट होता है, उतना इस गैलेक्सी का मास आपको देखने मिलता है। यानी हम कहेंगे हमारे सन के जितने साइज़ के 500 मिलियन स्टार्स, इतनी बड़ी गैलेक्सी है। और ये जल्दी जल्दी नए स्टार्स भी बनाती है। अबाउट 20 स्टार्स हर साल बनते हैं इस गैलेक्सी में। तो ये गैलेक्सी बहुत बड़ी है। अनटिल नाउ अर्लीस्ट नोन गैलेक्सी जो है वो हमें 320 मिलियन ईयर्स आफ्टर बिग बैंग जो है वो देखने मिली थी। तो ये अब आपको देखने मिलती है 290 मिलियन ईयर्स जब से बिग बैंग हुआ तब से। यानी ये जो है ये काफ़ी पहले की गैलेक्सी आपको पता चलती है। अब हम आते हैं तो जो जेड्स की टीम है, इन द सेम स्टडी, ये जो गैलेक्सी के ऊपर जो टीम काम कर रही है, उन्होंने इस स्टडी में ये डिस्क्लोज किया है कि सेकेंड ओल्डेस्ट नोन गैलेक्सी जो है फ्रॉम अबाउट 303 मिलियन ईयर्स पोस्ट बिग बैंग, ये इसके डिस्क्लोज कर रही है कि यहाँ पे डिस्कवरी हुई है सेकेंड ओल्डेस्ट नोन गैलेक्सी की, हम कहेंगे बिग बैंग के बाद से। दैट इज जेड्स JADES GSZ141, ये दूसरे नंबर की है और अब पहला नंबर इसको दिया गया है। तो एक गैलेक्सी हमें पहले भी मिली थी, बट इससे भी पुरानी गैलेक्सी हमको ये मिली है। तो ये थोड़ी सी छोटी है और इसका मास जो 100 मिलियन स्टार्स जितना है, और अभी जो ये मिली है इसका 500 मिलियन स्टार्स जितना है। तो ये काफ़ी बड़ी है। और ये कितनी बड़ी थी जो हमें पहले मिली थी, वो 1000 लाइट ईयर्स जितनी थी और ये 1700 लाइट ईयर्स जितनी है। तो हम कहेंगे ये
कितने स्टार्स बनाती है हर साल? 20 स्टार्स, और यहाँ पे नए स्टार्स 2 बनते हर साल बनते थे। तो देखिए अब नई मिली हुई गैलेक्सी कितनी अलग है और कितनी ज़्यादा पुरानी है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अब न्यूज़ में आ गया, और पहले भी न्यूज़ में था, मैंने आपको ये बताया भी था। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है इसको वेब भी कहा जाता है। ये एक लार्ज इंफ्रारेड टेलीस्कोप है और इसमें 6.5 मीटर प्राइमरी मिरर यूज़ होता है। मिरर जो होते हैं देखिए कितना बड़ा है, 6.5 मीटर का। मिरर जो होते हैं वो अल्ट्रा लाइट वेट बेरिलियम जो है उससे बने होते हैं, बेरिलियम से ये बने होते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि वेब्स का बिगेस्ट फीचर ये है, इज़ अ टेनिस कोर्ट साइज 5 लेयर सनशील्ड इसके पास है। यानी टेनिस का कोर्ट जितना बड़ा था उतना बड़ा इसके पास सनशील्ड है, यानी सन का भी इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा और डायरेक्टली हम इसको देख सकते हैं, ये भी हमें यहाँ पे पता चलता है। और जो हीट होती है उसके ऊपर भी इसको कोई इफेक्ट नहीं होगा, और ये मोर देन मिलियन टाइम्स जो हीट्स है उसको भी ये कहीं ना कहीं फेस कर सकता है, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेब जो है उसको डिज़ाइन किया गया था ताकि इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी जो है वो कंडक्ट कर सके, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस जो है उस पर हम रिसर्च कर सके। और इसका हाई रेजोल्यूशन और हाई सेंसिटिविटी इंस्ट्रूमेंट जो है वो अलाउ करता है कि हम दूर दूर के ऑब्जेक्ट्स भी देख सकते हैं, जो बहुत पुराने हैं वो देख सकते हैं, जो बहुत दूर है वो देख सकते हैं, जो बहुत फेंट दिखते हैं वो भी देख सकते हैं। वेब्स की रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है, ये हमें कहीं ना कहीं जो भी हमारी कॉस्मिक हिस्ट्री है, यूनिवर्स की हिस्ट्री है, हमारे सोलर सिस्टम की हिस्ट्री है वो भी दिखाता है, और आसपास की गैलेक्सी भी हमें इससे ऑब्जर्व करने मिलती है। लास्ट 2 ईयर्स में अगर देखा गया तो साइंटिस्ट जो होते हैं ये वेब्स को यूज़ कर रहे हैं, यानी इस टेलीस्कोप को यूज़ कर रहे हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं। नया कॉस्मिक डॉन देखा जा रहा है, नया एक कॉस्मिक फेज में हम जा रहे हैं। ये जो पीरियड है इन द फर्स्ट फ्यू 100 मिलियन ईयर्स आफ्टर बिग बैंग जो हुआ है, ये जो गैलेक्सीज निकली इसको अब ऑब्जर्व करना शुरू है। बिग बैंग जब हुआ तो अलग अलग गैलेक्सीज बनने लगी यूनिवर्स बनने के बाद, और तभी से जो जो गैलेक्सीज बने उन सबको ऑब्जर्व करना शुरू है। उसके अलावा ये जो वेब है यानी ये जो टेलीस्कोप है ये एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में काम करता है। नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA जिसे कहा जाता है, और कैनेडियन स्पेस एजेंसी CSA, ये तीनों मिलके इसका उपयोग करते हैं, इसके ऊपर काम करते हैं। वेब को लॉन्च किया गया था 25 दिसंबर 2021 को ऑन एन एरन 5 रॉकेट पे फ्रॉम कोरू से फ्रेंच गुयाना, यहाँ से इसको भेजा गया था। जनवरी 2022 में ये अपने डेस्टिनेशन में पहुँच जाता है। ये सोलर ऑर्बिट में पहुंच जाता है, नियर सन है। मैंने बताया कि सन के हीट का भी इसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, और हम देखेंगे तो L2 लैग्रांज पॉइंट पे ये रखा गया है। अबाउट 1.5 किलोमीटर्स ये अर्थ से दूर है, यानी हम कहेंगे तो मिलियन किलोमीटर से अर्थ से दूर है। तो ये बहुत एक बड़ा एक टेलीस्कोप है जो बहुत सारे ऑब्जर्व कर रहा है गैलेक्सीज को, और ये जो पहला करंट अफेयर था इसका सोर्स था इंडियन एक्सप्रेस। अगली जो हमें न्यूज़ देखने मिल रही है वो है चैंग-ई स्पेस क्राफ्ट को लेके, 6 क्राफ्ट को लेके, और इसका सिलेबस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जाता है। अब ये स्पेस क्राफ्ट है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसका एक क्वेश्चन आ सकता है। कंटेक्स्ट ये है कि चाइना ने लैंड किया है अनक्रूड स्पेस क्राफ्ट। अनक्रूड यानी इसमें कोई भी नहीं है, और इस स्पेस क्राफ्ट को भेजा गया है मून के फार साइड में, मून के दूसरे साइड में इसे भेजा गया है। और ये एक लैंडमार्क मिशन जो है, इसके बीच में कुछ हर्डल, ओवरकमिंग की हर्डल इन इट्स लैंडमार्क मिशन, जो हम कहेंगे वर्ल्ड फर्स्ट रॉक जो है उसे देखने की कोशिश की जा रही है, सॉइल सैंपल्स को देखने की कोशिश की जा रही है, जो डार्क साइड है मून की, जो हमारे अर्थ से विजिबल नहीं होती वहाँ के, उसके लिए ये जो स्पेसक्राफ्ट है ये भेजा गया है। लैंडिंग एलिवेट्स चाइना स्पेस पावर स्टेटस, है ना, तो वही है, अगर लैंडिंग जो होगी वो दिखाएगा कि स्पेस पावर कितना है चाइना का, क्योंकि ग्लोबल रश चल रही है मून पे जो वो जाने की कोशिश कर रहा है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स भी जा रहा है, और मून का वो जो मिनरल्स है जो दूसरे साइड में उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश चल रही है। अब यहाँ पे हम कहेंगे तो चाइना भी इसमें शामिल हो गया। अब चैंग-ई क्राफ्ट जो इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये जो चैंग-ई क्राफ्ट है ये मिशन है, ये एक 6th मिशन है, इसलिए यहाँ 6 लिखा गया है। चैंग-ई मून एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम चला रहा है जो चाइना, उसका ये 6th मिशन है, और इसको नाम रखा गया है चाइनीज़ मून गॉडेस के नाम पे। तो चैंग-ई ये चाइनीज़ मून गॉडेस है, और इट इज़ सेकेंड डिज़ाइन टू ब्रिंग बैक सैंपल्स, है ना, तो बाहर पीछे के मून के दूसरे साइड के सैंपल्स लाने की कोशिश की जा रही है। तो चैंग-ई 5 जो होता है ये काफ़ी पास में पहुंचा था 2020 में उस साइड के। इन 2020 चैंग-ई 5 जो होता है ये वापस आया था और 1.7 kg मटेरियल लेके आया था इस एरिया से, जिसको उन्होंने नाम दिया है ओशियनस
प्रोसेलरम करके ये नाम दिया गया है, ऑन द मून्स नियर साइड में थे, तो अब डार्क साइड में ये गए हैं। करंट मिशन जो होता है ये लॉन्च किया गया है 3 मई 2024 को, और लैंडर जो होता है वो टच करेगा लूनर के फार साइड को 1 जून 2024 को टच कर चुका है, ये पहुंच चुका है 1 जून को ही। इन द ह्यूज क्रेटर जिसको सोलर साउथ पोल एटकिन बेसिन कहा जाता है, वहाँ पे ये पहुंचा है। और इस मिशन में लैंडर जो होता है वो यूज़ करेगा अपना मैकेनिकल आर्म और ड्रिल करेगा ज़मीन के अंदर मून के 2 किलोग्राम सरफेस यहाँ पे हम लेके आने वाले जो चाइना है वो अंडरग्राउंड मटेरियल ये यहाँ पे जमा करेगा 2 दिनों तक। एसेंडर अटॉप द लैंडर विल टेक द सैंपल, है ना, तो लैंडर के साथ जो जुड़ी हुई चीज़ है वो सैंपल लेगा एसेंडर, और उसके बाद मेटल वैक्यूम कंटेनर है वो उसमें डालेगा और मून के ऑर्बिट को मून को ऑर्बिट करता रहेगा, और फिर ये कंटेनर जो होता है विल बी ट्रांसफर्ड टू आर एंट्री कैप्सूल दैट इज़ ड्यू टू रिटर्न टू अर्थ, है ना, तो हम कहेंगे वो उस कैप्सूल में चले जाएगा और उसके बाद वो अर्थ में रिटर्न होगा डेजर्ट ऑफ चाइनाज इनर मंगोलिया रीजन में। 25 जून तक वो वापस आ जाएगा ऐसा कहा जा रहा है। मिशन जो है टू द मून्स फार साइड आर मोर डिफ़िकल्ट, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि ये अर्थ से दिखता नहीं है, तो हमें रिलाई करना पड़ता है सैटेलाइट पे उसके कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि वो हमें दिखेगा नहीं यहाँ से। टेरेन जो होता है वो भी काफ़ी रग्ड है, काफ़ी ऊपर नीचे टेरेन, और फ्लैट एरिया भी वहाँ पे नहीं है, तो ये मिशन काफ़ी डिफ़िकल्ट मिशन होता है। ये मिशन जो होता है ये एनेबल करेगा, हम कंपेयर कर पाएंगे मून्स के अनएक्सप्लोर्ड फार साइड को, यानी चाइना कंपेयर कर पाएगा और अर्थ को जो फेस कर रहा है उस साइड के साथ, और हम दोनों में का डिफरेंस जान पाएंगे, ऐसा चाइना का कहना है। साउथ पोल एटकिन बेसिन जो होता है ये लार्जेस्ट नोन इम्पैक्ट क्रेटर है सोलर सिस्टम का जो आपको देखने मिलता है। चाइना ये इकलौती कंट्री है जो फार साइड में 2 बार गई है। द प्रीवियस मिशन का नाम था चैंग-ई 4, ये 2019 में पहुंचा था। तो ये जो है ये करंट अफेयर जो था चैंग-ई स्पेसक्राफ्ट को लेके चाइना के, इसका जो सोर्स था ये था फाइनेंशियल एक्सप्रेस। अब हमें जो अगली न्यूज़ देखने मिल रही है वो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लेके, एमपीसी को लेके। तो ये इकोनॉमी से रिलेटेड है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आरबीआई की होती है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जैसे इकोनॉमी में इसका करंट अफेयर जाता है। अब हुआ क्या है, आरबीआई जो है उनकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है एमपीसी, ये कहीं ना कहीं अब मीटिंग इसकी होने वाली है जून 5 से जून 7 के बीच में ये मिलती है, और यहाँ पे ये कहा जाता है कि रेपो रेट जो होता है उसको स्टेडी रखने की कोशिश की जाएगी 6.5% तक। तो हम कहेंगे, क्योंकि हम कहेंगे कि जो फूड इन्फ्लेशन है % तक रखी जाएगी, एज फूड स्टिकी इन्फ्लेशन कंटिन्यूज टू रिमेन थ्रेट टू द इन्फ्लेशन। अब यहाँ पे रेपो रेट की बात की जा रही है। रेपो रेट यानी वो रेट होता है जिस रेट पे बैंक जो होती है, आरबीआई जो होती है, वो हमारे कमर्शियल बैंक्स को, यानी शेड्यूल कमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई, आईसीआईसीआई, इन सब को हम कहेंगे कि लोन देता है, ऐसा समझ जाइए। एक बेसिक लैंग्वेज में कहूँ तो लोन देता है, वो रेपो रेट होता है। तो जब भी आरबीआई किसी बैंक को लोन देगा तो उनसे वो 6.5% रेट से लेगा। वैसे तो इसमें काफ़ी अलग अलग कंसेप्ट है, रीपर्चेस ऑप्शन है ये, तो इसको इकोनॉमी में वैसे हम पढ़ते हैं, बट अभी हमें तो फिलहाल मॉनेटरी पॉलिसी पे डिस्कशन करने हैं। तो आपको सिर्फ ये आइडिया दे दूं कि ये जो मैंने बेसिक बताया याद रख लीजिए, और आपको ये भी बता दूं कि बैंक का ये जो रेपो रेट है इसको स्टेडी रखने के कारण बैंक आरबीआई से ज़्यादा लोन ले सकते हैं, क्योंकि हम कहेंगे कि ये जो आरबीआई उसने कम नहीं किया रेपो रेट, तो कम किया रहता तो बैंक ने और ज़्यादा लोन लिए रहते, और बैंक ने जितने लोन लिए रहते लोगों के पास उतना पैसा हुआ रहता, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आया रहता बैंक्स के थ्रू, तो लोगों ने ज़्यादा डिमांड की रहती और इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ा रहता, इसलिए इसको कम नहीं किया गया है, रेपो रेट को उतना ही रखा गया है। बैकग्राउंड की बात करें तो 6 मेंबर रेट सेटिंग पैनल है आरबीआई का, वो कहीं ना कहीं 8th टाइम मिल रहे हैं, ऐसा हम कहेंगे मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है। रेपो रेट जो है जिसमें आरबीआई लेंड करता है मनी बैंक को शॉर्ट टर्म फंड्स की ज़रूरत करने के लिए, यानी अगर बैंक को कोई ज़रूरत पड़ती है किसी भी पैसे की तो आरबीआई से पैसे ले सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसे ले सकते हैं, और उनको 6.5% ज़्यादा वापस करने हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई ने अगर आरबीआई से लोन लिया फॉर एग्जांपल 100 करोड़ का, तो उनको कितने वापस करने पड़ेंगे आरबीआई को? 6.5% ज़्यादा, यानी 106.5 करोड़ वापस करने पड़ेंगे, ऐसा होता है। तो इस तरह से ये उसको देता है।
और इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन अनचेंज, वो अभी भी 6.5% पे ही रहेगा, ऐसा इनका कहना है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है ये देख लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करें तो उर्जित पटेल का नाम आता है। उर्जित पटेल कमेटी बनाई गई थी 2014 में। उन्होंने बोला था कि एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाइए जो कि डिसीजंस लेंगी, रेपो रेट कितने रखना है, रिवर्स रेपो कितने रखना है, ऐसे अलग अलग डिसीजन वो ले सकती हैं। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी यानी बाय लॉ बनाई गई है, और लॉ का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत ही ये बॉडी बनाई गई है। उसके अलावा हम कहेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इसको बनाता है और इसको लीड करते हैं आरबीआई के गवर्नर। आरबीआई के गवर्नर इसके हेड होते हैं। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 6 मेंबर होते हैं, जिसमें चेयरमैन भी आते हैं। 3 मेंबर्स आरबीआई से होते हैं और 3 मेंबर्स बाहर से होते हैं, जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है बाहर के मेंबर्स को। 3 एक्सटर्नल मेंबर्स जो होते हैं एमपीसी के, वो एक्सपर्ट होते हैं फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, बैंकिंग या फाइनेंस में या मॉनेटरी पॉलिसी में। इनको अपॉइंट किया जाता है फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, 4 साल के लिए ये यहाँ पे आते हैं बाहर के मेंबर्स, और ये बाद में फिर से रीअपॉइंट नहीं हो सकते हैं। आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं इस कमेटी के, यानी वो इस कमेटी के चेयरमैन रहेंगे जो गवर्नर आरबीआई के बनेंगे वो। मीटिंग्स की बात करें तो इसकी मीटिंग्स 4 बार होती है एक साल में, ये भी याद रखना है। और मीटिंग में उन्होंने जो भी डिसीजन लिए उसको पब्लिश किया जाता है मीटिंग में। डिसीजन मेकिंग इसके पास है, यानी ये अलग अलग चीज़ों पे डिसीजन लेता है मेजॉरिटी के साथ। गवर्नर के पास कास्टिंग वोट होता है, अगर टाई हो जाता है तो जो भी डिसीजन लेते हैं इसमें मेजॉरिटी जो बोल रही है उसी के अकॉर्डिंग वो डिसीजन को फाइनल किया जाता है मेंबर्स में। अगला है करंट मैंडेट, इसका ये है कि ये 4% एनुअल इन्फ्लेशन को मेंटेन करता है, यानी महंगाई कितनी महंगाई बनी रहनी चाहिए। देखिए महंगाई कम अगर हो गई तो ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि लोगों को प्रॉफिट नहीं होगा। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी तो भी ग्रोथ नहीं होगी। तो महंगाई को हमको यानी इन्फ्लेशन को हमको 4% पे मेंटेन करना है 31 मार्च 2026 तक, और ज़्यादा से ज़्यादा 6% तक उसको हम लेके जा सकते हैं और कम से कम 2% तक ला सकते हैं। तो यानी 4% ±2% चलता है आगे पीछे। तो ये होता है ये सब चीज़ें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लेके। तो ये जो करंट अफेयर था इसका सोर्स था इंडियन एक्सप्रेस। चलिए अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। और अगला करंट अफेयर हिस्ट्री से है, और हिस्ट्री की जो पर्सनालिटी न्यूज़ में है वो है रज़िया सुल्तान। सिलेबस हिस्ट्री में जाएगा। अब हम कहेंगे बुलबुली खाना जो है टर्कमैन गेट के पास है, ओल्ड दिल्ली में बुलबुली खाना, वॉल्ड इन बाय बिल्डिंग्स ऑन ऑल साइड्स, है ना। तो अब उसके आजू बाजू पूरी बिल्डिंग बनाई गई है। वो एक टूम था जो कि स्टोन से बना था। तो ये एक टूम है जो स्टोन से बना है। टूम यानी मकबरा, जहाँ पे किसी को दफनाया जाता है, उसका ये टूम है। तो इट हार्डली सीज एनी विजिटर, वहाँ विजिटर्स नहीं आ रहे हैं। ये जो टूम है ये फॉरगॉटन टूम बन चुका है। इसके आजू बाजू बिल्डिंग से बिल्डिंग्स बन चुकी है, एक तो वो दिख भी नहीं रहा है और लोग वहाँ जाना भी बंद किए। ये टूम, ये मकबरा है किसका? ये मकबरा है हमारे देश की पहली और इकलौती वुमेन रूलर की, जो दिल्ली सल्तनत की सुल्तान बनी थी। उनका नाम था रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान इतिहास की एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है, क्योंकि वो पहली और इकलौती महिला सुल्तान है दिल्ली सल्तनत की। बैकग्राउंड की बात करें तो रज़िया सुल्तान जो है ये बेटी थी इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश एक सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के, और रज़िया सुल्तान ने रूल किया 1236 से 1240 AD तक। ऐसा कहा जाता है कि उनको रिफ्यूज़ किया गया था कि सुल्तान उनको नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि एक विमेन सुल्तान बनेगी ये कुछ लोगों को मंजूर नहीं था, जो दरबार में बैठते थे, जो एरिस्टोक्रेट्स थे, जो लोग थे, उनको ये नोबल्स थे, उनको ये मंजूर नहीं था। एज अ वर्ड मिंट वाइफ और मिस्ट्रेस ऑफ सुल्तान। सुल्ताना यानी क्या होगा कि सुल्तान होगा, सुल्ताना यानी सुल्तान की वाइफ। तो सुल्ताना नाम नहीं दे सकते, इसलिए उनको सुल्तान नाम ही देना पड़ा। ये एक मेल का नाम है, बट फीमेल को वहाँ पे बिठाया गया तो ये नाम रखना पड़ेगा, तो उनको इसलिए सुल्तान कहा जाता है। इसके पहले किसी भी वुमेन को यहाँ नहीं बिठाया गया था। रज़िया सुल्तान की बात करते हैं। रज़िया सुल्तान जो है उनका नाम था रज़ियत उत दुनिया वा उद्दीन। 2005 में इनका जन्म हुआ और 2040 में इनकी डेथ हो गई। 35 ईयर्स की थी ये सिर्फ। पॉपुलरली इनको रज़िया सुल्ताना कहा जाता है और ये दिल्ली सल्तनत के सुल्तान है। ये पहली फीमेल मुस्लिम रूलर है पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, और ओनली फीमेल मुस्लिम रूलर है जिन्होंने दिल्ली पे रूल किया। ये बेटी थी मामलुक सुल्तान की, शमशुद्दीन इल्तुतमिश की। मामलुक एक डायनेस्टी थी जो कि गुलाम डायनेस्टी भी जिसे कहा जाता है, स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है। उसके रूलर थे शमशुद्दीन इल्तुतमिश, उनकी बेटी थी। ये दिल्ली
को एडमिनिस्ट्रेट करते थे 1231 से 1232 के बीच में, व्हेन हर फादर वाज बिजी इन ग्वालियर कैंपेन। तो इन्होंने फादर के अंडर भी दिल्ली को एडमिनिस्टर किया है, इनको एक्सपीरियंस तो था ही। अकॉर्डिंग टू अ लेजेंड, यानी एपोक्रिफल जो लीजेंड है उसके अकॉर्डिंग, इनका जो परफॉर्मेंस था जब इन्होंने एडमिनिस्टर किया था, इस समय जब उनके फादर नहीं थे दिल्ली में, तो ऐसा कहते कि इतने इम्प्रेस हो गए थे इल्तुतमिश कि उन्होंने बोल दिया था कि रज़िया ही अगले सुल्तान बनेगी दिल्ली की, जब वो दिल्ली में रिटर्न हुए। इल्तुतमिश जो होते हैं उनके बाद जब उनकी डेथ हो गई तो रज़िया सुल्तान का हाफ ब्रदर रुकनुद्दीन फिरोज को ये यहाँ का सुल्तान बनाया गया, जिनकी मदर शाह टर्कन थी। बट अगर देखा गया तो यहाँ पे प्लान किया गया था टू एग्जीक्यूट हर, उन्होंने प्लान किया था सुल्तान यानी रज़िया को मारने का, रज़िया के हाफ ब्रदर ने, क्योंकि ये दिख रहा था कि इल्तुतमिश के बाद रज़िया सुल्तान ही यहाँ की रूलर बनेगी। तो ये रिबेलियन चला अगेंस्ट रुकनुद्दीन। रज़िया जो है उन्होंने जनरल पब्लिक इंस्टिगेटेड जनरल पब्लिक अगेंस्ट शाह टर्कन। तो शाह टर्कन जो है उनके अगेंस्ट जो मदर थी रुकनुद्दीन फिरोज़ की, उन्होंने प्लान किया था रज़िया को मारने का और रुकनुद्दीन को वहाँ बिठाने का। तो हम कहेंगे कि 1236 में उनको यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया और उसके बाद रज़िया जो होती है वो सुल्तान बनी। रज़िया सुल्तान बनेगी कि नहीं, उसको नोबल्स का जो सेक्शन था उन्होंने काफ़ी अपोज किया, क्योंकि उनका कहना था कि कोई भी फीमेल रूलर सुल्तान नहीं बन सकती है। और उसके बाद कोई, अब मैं आपको ये बता दूं कि इल्तुतमिश का कोई भी बेटा इतना कैपेबल नहीं था कि वो दिल्ली संभाल सके, बट रज़िया ही थी। नोबेल को भी ये समझ में आया, बाद में नोबेल ने भी उनको ज्वाइन किया, कुछ लोगों ने उनको ज्वाइन नहीं किया, अपोज करते रहे, तो इनको रज़िया ने हरा दिया। टर्किक नोबेल जो था जिन्होंने इनको सपोर्ट किया, उस कारण ही ये कहीं ना कहीं पावर में आती गई। दस कंबाइंड वर अपॉइंटमेंट नॉन टर्किक ऑफिसर्स जो थे उनको उन्होंने इंपॉर्टेंट पोस्ट भी दी, लीड टू रिसेंटमेंट अगेंस्ट हर। यानी आप देख रहे टर्किक नोबेल ने इनको सपोर्ट किया था, ठीक है, बट जब वो पावर में आई तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट नॉन टर्किक ऑफिसर के भी किए, जिस कारण उनके खिलाफ टर्किक ऑफिसर में काफ़ी टर्की के जो भी ऑफिसर्स थे उनमें एक दुश्मनी आने लगी। उनको डिपोज कर दिया गया बाय ग्रुप ऑफ नोबल्स। नोबल्स ने उनको ख़त्म कर दिया अप्रैल 2014 में। इसलिए अगर देखा गया तो 4 साल से भी कम वो रूल कर पाई। उनको यहाँ पे मार दिया गया, उनको ख़त्म कर दिया गया। उन्होंने शादी भी की थी एक रिबेल से, एक ऐसा व्यक्ति था जो उनके खिलाफ ही रिबेल बन गया था। अलग अलग गवर्नर्स, अब देखिए ये जो जब रज़िया थी, रज़िया जब सुल्तान बनी तो रज़िया के अंडर काफ़ी सारा एरिया था, अलग अलग एरिया में अलग अलग गवर्नर थे। तो ये जितने भी गवर्नर्स थे, ये गवर्नर्स कहीं ना कहीं रज़िया के अंडर काम करने के लिए मना कर रहे थे। ऐसे एक गवर्नर था अल्तुनिया, तो एंड अटेम्प्टेड टू ऑर्गेन द थ्रोन, है ना। तो हम कहेंगे इनको कहीं ना कहीं हटाने की कोशिश कर रहा था, बट कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि ये दोनों मिल गए और रज़िया ने उनसे शादी भी की। तो उन्होंने फिर रज़िया की जो सुल्तान करके पोजीशन थी उसको एक्सेप्ट भी किया। बट रज़िया वॉज डिफीटेड बाय हाफ ब्रदर एंड सक्सेसर मुइजुद्दीन बहरम, जो है उन्होंने अक्टूबर में उसी साल उनको मार दिया रज़िया को। सो शी वॉज किल्ड शॉर्टली आफ्टर दैट। यानी देखिए गवर्नर भी अपने साथ होने के बाद भी उनके हाफ ब्रदर ने उनको मार के वो थ्रोन पे बैठ गया। तो रज़िया की ऐसी कहानी थी। रज़िया की बात करें तो रज़िया एक सुल्तान थी दिल्ली की, और ये जो करंट अफेयर था इसका सोर्स है इंडियन एक्सप्रेस। अब अगली जो हमें न्यूज़ देखने मिल रही है वो है जुडिशियल पेंडेंसी को लेके। यानी जुडिशियल पेंडेंसी यानी कोर्ट में कितनी सारी केस पेंडिंग है ये देखिए, उसको कहते हैं जुडिशियल पेंडेंसी। और इसका सिलेबस GS2 में जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी, जुडिशियरी, यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकते हैं। एज दिस समर्स कोर्ट ब्रेक बिगेन, यानी अब देखिए कि समर वेकेशन होते हैं कोर्ट को, तब एक ब्रेक शुरू हुआ है। डिबेट शुरू हुई है अबाउट हाउ मच टाइम जजेस एक्चुअली पुट इन ऑन द बेंच हैज़ बिन rekindled by casual remark from member of Prime Minister's Economic Advisory Council, जिन्होंने कहा है that judges work only for few hours a day, take long vacation and need to modernize। उनका कहना है, यानी हम कहेंगे एक मेंबर है, उनका ये कहना है प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल के। उन्होंने कहा है कि जजेस जो होते हैं वो बहुत कम समय काम करते हैं, पूरे दिन भर में काफ़ी लंबे लंबी छुट्टियाँ लेते हैं, और काफ़ी पुराने अभी भी जो ये है हम कहेंगे तरीके टेक्निक्स है उस पर अभी भी चल रहे हैं। तो हमें मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है उनको। एज़ पर इंफॉर्मेशन राज्यसभा में जो प्रोवाइड की गई थी,
बाय मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ओवर 5.02 करोड़ केसेस अब तक पेंडिंग है अलग अलग कोर्ट्स में। तो जुडिशियल पेंडेंसी इसको कहते हैं जब केसेस पेंडिंग होती है। तो जुडिशियल पेंडेंसी यानी हाई नंबर ऑफ अनरिजॉल्व केसेस, ऐसी केसेस जो अभी भी कोर्ट्स के सामने पेंडिंग है, जो अब तक रिजॉल्व या सॉल्व नहीं हुई है। प्रॉब्लम पेंडेंसी का पर्टिकुलरली देखा गया है कि लो लेवल ऑफ जुडिशियरी वेयर मेजॉरिटी ऑफ केसेस आर फाइल्ड वेयर द शॉर्टेज ऑफ जजेस इज मोस्ट सीवियर। तो पहला देखा गया तो ये क्यों होता है, क्योंकि जजेस कम हैं और केसेस बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सारे स्टेट्स में देखा गया तो नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस जो है वो नेशनल लेवल पे जितनी है उससे भी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल बिहार में देखा गया तो 5 मिलियन से भी ज़्यादा केसेस पेंडिंग है। यूपी में देखा गया तो 6 मिलियन से भी ज़्यादा केसेस पेंडिंग है। बिटवीन 2010 टू 20 आपको देखने मिल रही है पूरे जितने भी कोर्ट्स हैं हमारे इंडिया में, उसमें जो भी केस पेंडिंग है वो बढ़ती जा रही है 2.8% एनुअली। इसका मतलब है कि इफ़ नो केस वेयर टू बी फाइल्ड, अगर कोई केस फाइल्ड भी नहीं की गई नहीं तो भी जो पहले से केसेस है उसको डिस्पोज करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए करंट रेट से 1.3 ईयर्स सुप्रीम कोर्ट को लगेंगे और 3 साल हाई कोर्ट और बाकी कोर्ट्स को लगेंगे। सोचो अगर नई केसेस नहीं आई तो इतना साल लगने वाला इतनी केसेस ख़त्म करने को। तो अभी नई केसेस तो हर बार आती ही जाती है, तो ये तो इतने कम टाइम में होगा नहीं। ट्रिब्यूनल्स और स्पेशल कोर्ट्स भी बनाए जाते हैं, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो छोटी मोटी केसेस को जल्दी सॉल्व करते हैं। फैमिली कोर्ट्स बनाए गए, भाई जो फैमिली इश्यूज़ है वो दूसरे कोर्ट में फाइल कीजिए। इस कारण स्पीडी डिस्पोजल की केसेस की कोशिश भी की जा रही है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे चलती है जुडिशियल पेंडेंसी को लेके। अब कारण क्या है, रीज़न क्या इतनी केस है? पहला तो जजेस बहुत कम है, लो रेशो ऑफ जजेस टू पॉपुलेशन। देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और जजेस बहुत कम है। दूसरा है प्रोसीजर जो है वो ऑफ अलाउिंग मैक्सिमम ऑफ 3 एडजमेंट पर केस इज़ नॉट फॉलोड बाय 50% ऑफ मैटर्स। यानी कितने एडजमेंट होने चाहिए? तीन ही एडजमेंट होने चाहिए। एडजमेंट यानी केस को अगली तारीख देना, रोकना, ये सब 3 बार ही होना चाहिए। बट वो बहुत बार हो जाता है, कुछ ना कुछ कारण आ जाते हैं, कभी कोई बीमार है, कभी कोई लॉयर नहीं आ पाया, ये सब चीज़ों के कारण ये बहुत ज़्यादा बढ़ते जाता है। कोर्ट के पास लैक एडिक्वेट फंड्स, उतना पैसा भी नहीं है, इंटरनेट भी बहुत जगह पे अवेलेबल नहीं है, और हम कहेंगे कि काफ़ी सारी वर्क स्टाइल जो है जो स्टाफ है उनकी वहाँ पे भी वो काफ़ी ऐसी इम्प्रेसिव वर्क स्टाइल नहीं है जो एकदम फास्ट हो। कोर्ट रूम्स जो होते हैं वो भी कम हैं, हम कहेंगे कोर्ट रूम्स भी ज़्यादा नहीं है, और कोर्ट रूम्स टू ऑक्यूपाई जजेस ये भी आपको देखने मिलता है, वो भी कम है। डिले इन प्रोसेसिंग बोथ सिविल और क्रिमिनल केसेस जो होती है इसके प्रोसेसिंग में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि कभी वकील अवेलेबल नहीं होता, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ काउंसिल, मिस अलाइंड इंसेंटिव्स, कभी बराबर पैसे नहीं मिलते हैं, कभी कभी फैक्ट जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, इन्वेस्टिगेशन को टाइम लग जाता है, समझने को टाइम लग जाता है, एविडेंसेस बराबर नहीं आते तो केस के रिजल्ट कैसे सुनाएंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इस कारण बहुत सारी जुडिशियल पेंडेंसी बढ़ रही है। तो ये है जुडिशियल पेंडेंसी जिस पे वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो हमारे यहाँ पे न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि कहा जाता है जस्टिस डीलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर न्याय मिलने को समय लग रहा है तो समझ जाइए न्याय ही नहीं मिला। तो ये जो सिलेबस था, ये जो करंट अफेयर था, इसका सोर्स था इंडियन एक्सप्रेस। अब बारी है आज के प्रैक्टिस एमसीक्यूज को सॉल्व करने की। सबसे पहला जो क्वेश्चन देखने मिल रहा है वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश वाज सक्सीडेड बाय रजिया सुल्तान's half brother Ruknuddin Firuz. Second, she ruled during Delhi Sultanate from 1236 to 1240. She dressed in traditional male attire and rode on elephant through streets of Delhi. वो लड़कों के ही ड्रेस पहनती थी और सुल्तान की तरह रहती थी। ऐसे 3 ऑप्शन है, कितने स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है आपको बताना है, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन। जो भी ऑप्शन सही लगता है उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप GWST. GWST is an international collaboration between NASA, European Space Agencies and Canadian Space Agency. Second, scientists have used JWST to explore cosmic dawn. Third, JWST is designed to conduct infrared and astronomy. How many of the statement given above are correct? Only 1, only 2, all 3 या फिर none. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चैंगी मिशन इज पार्ट ऑफ चाइनाज मून एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम. मिशन टू एक्सप्लोर द मून्स फार साइड are more difficult because it doesn't face the earth, requiring rely on satellite to maintain communication. Which of the statement given above is or are not correct?
वन ओनली टू, ओनली बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉर टू। अब देखते हैं जो मैंने पिछले करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछे थे 4 जून के, उसके आंसर्स क्या हैं। तो सही आंसर्स उसके हैं क्वेश्चन 1 का बी, क्वेश्चन 2 का सी और क्वेश्चन 3 का बी। आई होप आप सबके आंसर्स करेक्ट निकले हो। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहे। अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो आप फेसबुक पेजेस जो है मेरे, उनको भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं, श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन। अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। मुझे फॉलो कीजिए श्रेयस बढ़िया द पीस लवर पे, और आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप मुझे मेल करना चाहे तो shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर आप और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे एकेडमी श्रेयस IAS एकेडमी के जो अकाउंट है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, वहां भी उसे फॉलो करके मुझे सपोर्ट दिखा सकते हैं। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।